मुख्यमंत्री गुजरेंगे, काफिला रोका जाएगा, अपने कागज दिए जाएंगे, हो सकता है कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुन ले। ये देखिए हम लोगों का एक तरीका था बात करने का। तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हम लोग वहीं खड़े थे और जब नहीं सुना, जब लगा कि नहीं रुकेगा तो फिर काफिला तो रोकना ही था ना। तो अब तो तय करके आए थे कि काफिला रोकेंगे ही रोकेंगे और अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को इतना बुरा लगेगा ये किसी को नहीं पता। तो जब हम लोगों ने काफिला रोका तो रोकने के बाद पेपर छोड़ दीजिए, बाल घसीटे जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, थाने में जाकर के मारा गया। सोचिए 26 दिन जेल रहे हम। भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो कई बार ऐसे बहरों को सुनाने के लिए विरोध प्रदर्शनों की भी आवश्यकता होती है। छात्र ही एक ऐसी कौम है जो कभी भी किसी सरकार से नहीं डरती, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति। और आप योगी आदित्यनाथ से भी नहीं डरती? नहीं, मैं तो नहीं डरती। मैं तो खुल के कहती हूँ मैं नहीं डरती। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक बार एहसास हुआ कि यार गलत कर दिया, जेल जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात आपको आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने झंडा दिखा के गलत किया। बिल्कुल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। माननीय नेताजी हम लोगों से मिलने जेल में आए। अच्छा, यस। मुलायम सिंह यादव आए थे? क्या बोले? वो कुछ नहीं, वो बोले पहले तो बोले अरे बताओ इतने मासूम बच्चों को जेल में भेजे। फिर नेताजी ने बताया कि वो कितनी कम उम्र में जेल गए थे और कैसे कैसे आंदोलन में रहे, फिर कैसे निकले वहां से। बहुत नेताजी तो चलती फिरती राजनीति की एक पाठशाला थे। तो उन्होंने इतना मनोबल बढ़ा दिया कि उसके बाद हम लोग को 1 महीने और रख लेते तो कोई बात नहीं। जेल के अंदर जो भी इकोनॉमिकली मदद होती है वो समाजवादी पार्टी ने, सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल पाऊंगी, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं वहां सिर्फ मुख्यमंत्री को टीवी पे देखा जाता है। आज तक कभी भी अपनी बात रखने के लिए घर में भी पिटाई नहीं हुई जितनी 2017 के बाद से लेकर आज तक इस सरकार में हुई। अब जब भी पुरवैया चलती होगी तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है और उससे दर्द होता है। आप अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते हो। क्या चुनाव लड़ने का पैसा था? 2-4 हजार रुपए होंगे, जेब में भी ऐसे होंगे 1000 रुपए। तो पैसे तो नहीं थे, सच में पैसे नहीं थे। चल अचल संपत्ति में क्या लिखा पूजा ने? कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं है। जब ग्राउंड पे गए तो पता चला कि नाली कितना बड़ा इशू है, सड़क का विवाद कितना बड़ा इशू है, 2 परिवारों का झगड़ा कितना बड़ा इशू है। हर चीज आपके पास आनी है, राइट। और आप सोचिए मतलब इस उम्र में अब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, उसको समझौता करा रहे हो, जबकि अभी खुद की शादी नहीं हुई। 27 बहुत छोटी। लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे। मेरे टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो पार्टी को लड़ाएंगे, जिताएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम सब विधायक बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, भैया हमको लड़ा दो, भैया हमको लड़ाइए, हमें भी चुनाव लड़ना है। भैया ने कहा जाओ ठीक है, वो जलालुद्दीन अकबर वाला है, कोई सामने ना जाओ। देखिए हमारे राष्ट्रपति जी का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन चुनाव उसी को टिकट मिलता है जो संघर्ष करता है। 27 में कैसी लड़ाई देखती हैं आप? एक तरफ जब बीजेपी की कट्टर हिंदुत्ववादी की इमेज है, वो खुले तौर पर एजेंडा चला रहे हैं, आप कैसे लड़ाई लड़ते? पीडीए वर्सेस नफरत की राजनीति की लड़ाई, और पीडीए जीता है 2024 में और 2027 में पीडीए ही जीतेगा और सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। सीधी फाइट अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अब तो बैरिकेड जिस दिन वो कूदे तो पूरे देश के नेता दिल्ली वाला, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम पूरे देश की लड़ाई लड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर या जयंत चौधरी या संजय निषाद, जिस धारा में नाव चल रही है उस धारा के साथ ही है ना। मतलब इनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है तो ये हमारी तरफ आ गए, फिर जब सरकार नहीं आ पाई तो ये उस तरफ से। तो इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्ट है। पूजा शुक्ला शादी कब कर रही हैं? कर लेंगे, समय आने पे वो भी कर लेंगे। लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? ये तो समय पे पता चलेगा ना, ये कैसे बता सकती हूँ? कुछ तो इंडिकेशन मिलता है? नहीं, इंडिकेशन नहीं मिलता है। इंडिकेशन कैसे मिलेगा? मुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा अगर किसी को प्यार होना होगा तो हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा उसे कभी नहीं हो पाएगा। अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में नजर आने वाली शख्सियत अमूमन टीवी चैनलों पर, अखबारों में खूब छपती हैं। आप इनको टीवी पर तो मौजूदा सरकार के खिलाफ संघर्षों में सबसे ज्यादा देखते होंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके शपथ लेने के बाद उनके खिलाफ जो प्रदर्शन किया वो एक इतिहास बना। उत्तर प्रदेश की लखनऊ से लोकसभा के भीतर आने वाली, लखनऊ उत्तर से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ी। बहुत सारे राजनीतिक संघर्ष हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। हमारे साथ हैं पूजा शुक्ला जी। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमें धन्यवाद अपना आपका समय देने के लिए। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन तो आपका बड़ा फायर वाला करा दिया है कि पूजा नाम समझ के फ्लावर समझी, क्या फायर है मैं। जी जी। कैसे पूजा को नेता बनने का चस्का सवार हुआ? क्यों पूजा ने यह सोचा कि मुझे नेता बन जाना चाहिए, जबकि
परिवार में कोई ऐसा पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं था, लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने आई थी, कुछ एम लेके आई होंगी, कैसे सफर शुरू हुआ? देखिए, रही बात नेता बनने की, तो ये तो कभी नहीं सोचा और अभी भी नहीं सोचती हूँ कि नेता बन जाऊं। ये सोचती हूँ कि एक बेहतर, एक अच्छा इंसान बनूं जो समाज के लिए कुछ कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति का, अगर आप स्पिरिचुअली भी देखिए तो हर व्यक्ति का इस दुनिया में आने का कोई उद्देश्य है। कुछ लोग उस उद्देश्य को समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं तो बचपन से बहुत स्पिरिचुअल थी, और मैं स्पिरिचुअल इसलिए भी रही क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे स्पिरिचुअल बनाया। ये जो सामाजिक तौर पर जो सक्रियता आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने परिवार से ही सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि इस जीवन में जो भी मुझे ईश्वर ने जीवन दिया है, उसमें मैं जितने ज्यादा लोगों के लिए अच्छा कर सकूं, बेहतर कर सकूं, यही मेरी सोच है। और जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आई तो बहुत संघर्ष के बाद मैं विश्वविद्यालय में ही आ पाई, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि मेरे फादर और मेरी फैमिली के तमाम लोग वो ये नहीं चाहते थे कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊं। उनको रहने वाली कहाँ की हैं? लखनऊ के। लखनऊ? हाँ, लखनऊ के ही हैं। तो ये था कि यूनिवर्सिटी के बारे में जो एक मानसिकता है कि वहाँ पे छात्र नेता होते हैं, धरना होता है, तो क्योंकि मैं हमेशा से बहुत एक्टिव थी, तो उनको लगता था कि लखनऊ विश्वविद्यालय जाऊंगी तो उस तरह की एक्टिविटी का पार्ट ना बच जाऊं, तो वो बहुत बचाते थे। तो इसलिए ये नहीं चाहते थे कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय जाऊं। फिर क्या हुआ कि पहली जिद वही थी कि मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैंने शुरू से सोचा कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी, बाहर जाके पढ़ने का सोचते थे तो बाहर जाके पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बेटियां होती हैं तो फादर ज्यादा सिक्योर होते हैं। तो मेरे फादर को ज्यादा ही सिक्योर थे तो बाहर नहीं जा पाए। बट ये हुआ कि अब यहीं रहेंगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अच्छे नंबर थे और यहाँ पर तुरंत दाखिला मिल गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब आए तो आने में जो पारिवारिक संघर्ष रहा वो तो रहा, और फिर जब मैं यहाँ पढ़ने आई तो फिर आप देख ही रहे हैं कि कैसी एक्टिविटीज में पार्ट लिया। हालांकि पढ़ने में भी अच्छे रहे और पढ़ते ही हैं, जाहिर सी बात है, अभी भी पढ़ने लिखने का शौक है। तो पढ़ाई खत्म हो गई या पूजा शुक्ला अब नेता बन गई, पढ़ाई खत्म हो गई? नहीं, देखिए, पढ़ता तो व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव तक। नहीं, डिग्री वाली पढ़ाई की डिग्री वाली पढ़ाई तो मैंने कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और उसके बाद आगे सोचा पीएचडी करने के लिए। लेकिन जिस तरह का माहौल है और फिर जब क्षेत्र की राजनीति करने लग जाओ तो ये 24/7 आपका पूरा टाइम चाहते हैं लोग, 24 घंटे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो फिर किसी भी चीज को करो तो फिर फुलफिल तरीके से करो, ऐसा ना हो कि आधा ये हो जाए आधा वो हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो घर वाले, मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? वो गर्ल्स ओरिएंटेड स्कूल से हुई होगी? नहीं, कोएड से हुआ। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक माँ बाप के जहन में ये भी रहता है कि वहाँ लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, लड़की जाएगी तो कहीं नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी और जो मेरा नेचर है थोड़ा रिबेलियस है, और ये मेरा प्लस भी और माइनस भी। मतलब कई बार रिबेलियस नेचर होना बहुत नुकसानदेह भी होता है, और उसका नुकसान हम लोगों ने 2022 में देखा कि मुख्यमंत्री ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया मेरी सीट पे। बट फिर भी मेरा एक नेचर है कि मैं गलत को नहीं बर्दाश्त कर सकती और वो गलत कहीं पर भी हो। तो ये था कि घर वालों को लगता था कि बहुत तेज हूँ, तो इस तेजगी के कारण नहीं चाहते थे कि पढ़ने जाए। और जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गई पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, और फिर धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और छात्र राजनीति का अच्छा चेहरा रहे, मौका दिया, और विश्वविद्यालय से बहुत कुछ सीखा मैंने। छात्र राजनीति तो आपने अखिलेश यादव की सरकार में भी की, उनके खिलाफ भी मुझे लगता है इश्यूज पर आप खड़ी होती रही थी, लेकिन पूजा शुक्ला को छात्र राजनीति में पहचान दी उस आंदोलन ने जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंख में आंख डालकर आपने उनको काला झंडा दिखाया था। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का जब दौर था तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना स्टूडेंट फ्रेंडली मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और हम लोग सक्रिय राजनीति का पार्ट थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। कभी किसी आंदोलन में हमें पुलिस, लाठी, मुकदमों का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने, कभी अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इन स्टूडेंट्स की आवाज को दबा दें। अगर कभी कोई मुद्दा रहा तो हमें सरकार तक जाना ही नहीं पड़ा। हम कुलपति के पास गए, कुलपति से बात की, कुलपति ने उस बात को आगे शासन तक पहुंचाया, और शासन के द्वारा ये जो है मुख्यमंत्री जी के पास गई, और हम लोगों का काम हो गया। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। मुझे याद है जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और वो हमारे यहाँ आए थे कन्वोकेशन में, तो उन्होंने कई करोड़, मतलब पैसा, लगभग मुझे लगता है 100 करोड़ के आसपास लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया था। ये जितनी भी फेंसिंग, लाइटिंग, ये जितना भी सौंदर्यीकरण हुआ, ये अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ, और वीसी को कहना भी नहीं पड़ा, उन्होंने खुद से दिया, क्योंकि अखिलेश यादव जी बड़े दिल के व्यक्ति थे। युवाओं को उन्होंने इतना प्रतिनिधित्व दिया। अखिलेश यादव जी की सरकार में ही तो सबसे ज्यादा छात्र से निकले हुए नेता उनकी कैबिनेट में थे। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर गए हो या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हो,
तो वो कभी छात्रों की आवाज को दबाना नहीं चाहते। तो उस समय हमें उनका विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी अखिलेश यादव जी का विरोध करने की। लेकिन उसी दौरान जब 2014 में मोदी की सरकार आई, तो हम लोगों का सबसे पहला आंदोलन था ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट। उसमें यूजीसी की जिस तरह से नियमावली में बदलाव हुआ, जिस तरह सीट कट शुरू हुआ, फंड कट शुरू हुआ, तो हम लोगों का ये था कि सीधा जो विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षिक चीजों में जो हस्तक्षेप हुआ वो मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू करा, और 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू किया। और साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से विश्वविद्यालयों के अंदर पहले की जो सरकारें थी वो इतना इंटरफेरेंस नहीं करती थी। हमारे 2012 से 17 कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एबीवीपी को हॉल ना मिला हो कार्यक्रम करने के लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चाहते हो विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करना तो उनको मना किया गया हो। लेकिन 2017 से लेकर के और 2025 हो गया है, अगर समाजवादी छात्र सभा कोई कार्यक्रम कोई सेमिनार करना चाहती है तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉल नहीं मिलेगा, किसी दूसरे तरीके से हम लोगों को हॉल लेना पड़ता था वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ना, ये द्वेष की राजनीति करती है। वो तो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स को ही खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। जबकि खुद मुझे जितना मैं योगी आदित्यनाथ को मैंने एक बार इंटरव्यू सुना भी था, तो उन्होंने वो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, वो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। माननीय अखिलेश यादव जी सबसे यंगेस्ट एमपी रहे और उन्होंने खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मुख्यमंत्री स्टूडेंट पॉलिटिक्स को समझते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो उसको प्रमोट करते थे, और योगी आदित्यनाथ जी उसके नेगेटिव पहलू देखते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा तो इससे बहुत आवाज उठेगी तो हो सकता है मेरी खिलाफत, और छात्र आंदोलन से हर कोई डरता है। और अभी आप देखिए जगह जगह गर्म खून होता है, डरते हैं नहीं किसी से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं डरते हैं। और छात्र ही एक ऐसी कौम है जो कभी भी किसी सरकार से नहीं डरी, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति। और आप योगी आदित्यनाथ से भी नहीं डरी? नहीं, मैं तो नहीं डरती, मैं तो खुल के कहती हूँ मैं नहीं डरती। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो ईमानदार है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति योगी आदित्यनाथ से नहीं डरता। डरता वही है जिसके पास कुछ खोने के लिए होता। वो खुद भी तो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पास खोने के लिए तो अगर वो नहीं डरते तो हम भी नहीं डरते उनसे, और डरते तो हैं। देखिए डरते ना होते तो कल DU-SU में इलेक्शन के कैंडिडेट्स को बधाई दे रहे हैं जो जीते हैं, और लखनऊ और पूरे प्रदेश में छात्र संघों पे ताला लगवा दिया। तो इसका मतलब ये कि छात्रों और नौजवानों से मुख्यमंत्री डरते हैं। अच्छा, वो वाला जो इंसिडेंट था 2017 वाला, जिस घटना ने पूजा शुक्ला को नेता बना दिया, वो फोटो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो फोटो मेरे जहन में अब भी आ रही है। आपका बाल पकड़ के खींचा जा रहा है, दोनों हाथ आपके ऐसे हैं, और पूजा शुक्ला को ढकेला जा रहा है, बस में लादा जा रहा है, लेकिन पूजा शुक्ला जाने को तैयार नहीं। क्या वो मामला था और कैसे वो घटना जो है अचानक से घटी, और क्या कुछ उसके पीछे? आज तक कभी भी अपनी बात रखने के लिए घर में इतनी पिटाई नहीं हुई जितनी 2017 के बाद से लेकर आज तक इस सरकार में हुई। मतलब आपका कोई सम्मान नहीं है, आप आंदोलन कर रहे हो, आप अपने मुद्दों की बात रख रहे हो, तो आपसे कोई बात पूछने नहीं आ रहा कि आपके मुद्दे क्या हैं। पहले ही पुलिस इतनी भेज करके इनको पीट दो, इनको लाठी मार दो, इनको खींच दो। तो ये जो आंदोलन का प्रोसेस था, जब 2017 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी ने शपथ लिया, हम लोगों का उसी समय बहुत फी हाइक हुआ। फिर हम लोग वीसी के पास गए, कुलपति के पास गए, मुख्यमंत्री के पास भी कई लोग मिलने गए। जब किसी की मुलाकात नहीं हो पाई तो फिर जाहिर सी बात है कि नौजवान कहीं तो अपनी बात रखेंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग, चूंकि अगर आपने एक चीज देखी हो, समाजवादी पार्टी के लोग जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काफिला गुजरता है तो जगह जगह खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा तमाम लोग अपने कागज भी देते हैं उनको, और वो कागज लेते भी हैं और उस पर काम भी होता है। तो वैसे ही समझा गया कि ठीक है, मुख्यमंत्री गुजरेंगे, काफिला रोका जाएगा, अपने कागज दिए जाएंगे, हो सकता है कि 2 मिनट मुख्यमंत्री हमारी बात सुन ले, और जिस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं उस कार्यक्रम में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है और ओवरऑल विश्वविद्यालय में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, दोनों पे बात हो जाएगी। ये देखिए हम लोगों का एक तरीका था बात करने का। तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हम लोग वहीं खड़े थे, और जब नहीं सुना, जब लगा कि नहीं रुकेगा तो फिर काफिला तो रोकना ही था ना। तो अब तो तय करके आए थे कि काफिला रोकेंगे ही रोकेंगे और अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे। और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने इसी क्रांतिकारी तेवर के लिए जाना जाता रहा। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों के साथ छात्रों ने संवाद किया, नेताजी के साथ भी किया, कलराज मिश्र जी के साथ भी किया, तमाम लोगों के साथ किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को इतना बुरा लगेगा ये किसी को नहीं पता था। तो जब हम लोगों ने काफिला रोका तो रोकने के बाद पेपर छोड़ दीजिए, बाल घसीटे जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, थाने ले जाकर के मारा गया। सोचिए 26 दिन जेल रहे हम, सिर्फ बताने गए थे कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। और मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं ना, मुख्यमंत्री ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर किसी के हैं। जब आप एक बार आ गए लोक में, आप मुख्यमंत्री बन गए, तो आप फिर पूजा शुक्ला के भी मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री।
तो मुख्यमंत्री पे तो सबका अधिकार हो गया ना। आप तो भाई कोई प्राइवेट असेट्स तो है नहीं, आप तो पब्लिक असेट्स हैं। तो अगर public आप के उनका पास विरोध प्रदर्शन करने चली गई थी तो नहीं, मामला- जब आप बात नहीं सुनोगे तो क्या करेंगे ना, कुछ तो तरीका अपनाएंगे। जैसे भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो कई बार ऐसे बहरों को सुनाने के लिए विरोध प्रदर्शनों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये जीवन का एक बड़ा, आप इसको क्या देखते हैं? 26 दिन जेल और पूजा शुक्ला का वो जो इंसिडेंट रहा, वो पूजा शुक्ला के परिवार पर, पूजा शुक्ला पर एक तोहमत लग गई कि लड़की जेल काट के आई है। हाँ बिल्कुल लगी। मतलब मैं तो कई इंटरव्यूज में अपने कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ कि लोग बोलते हैं, लोग सोसाइटी में बोलते हैं, अरे ये तो जेल चली गई। और जो जेल चला जाता है उससे अलग ही प्रकार का खौफ रहता है। तो ये जो डरावना बनाया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया ना, कि ये जेल चली गई और जेल जाने का मतलब हमारी सोसाइटी में अच्छा तो नहीं माना जाता। मेरा घर जो कभी थाने तक नहीं गया होगा, FIR तो छोड़ दीजिए, किसी को छुड़वाने थाने नहीं गए होंगे, आज उनकी बेटी दिन भर फोन करती है, लोगों को छुड़वाती है। तो ये तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। उस दौरान मेरे परिवार ने बहुत सारी चीजें सही, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने उसके बावजूद हमारा सपोर्ट किया, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। आप लड़की हैं, आपकी बहनें हैं, और कोई इस तरह का ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कैसे लड़ोगे। लेकिन ये जो हिम्मत, ये जो ऊर्जा मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको आपके परिवार से, और जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके जो भी शुभचिंतक होते हैं, वो किसी से भी मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर एक ऊर्जा मिली, और उस दौरान मेरे परिवार ने बहुत कुछ सहा, बहुत तरह की बातें सुनी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कुछ भी हो सकता था हम लोगों के साथ, तो एक डर भी था कहीं ना कहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि मैं जेल चली गई, मेरे घर में एक दिन बाद पता चला। अच्छा। जब रात में ढूंढना शुरू हुआ 9 साढ़े 9 बजे के बाद, तो पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ चले गए। तो काफी डरे हुए थे कि हम लोग थाने, क्योंकि थाने पे बता नहीं रहे थे कि हम लोग थाने पे हैं। फिर काफी टाइम तक ढूंढते रहे, और नेक्स्ट डे न्यूज में उन्होंने देखा कि मैं जेल चली गई। फिर क्या हुआ? फिर बहुत दिन तक नाराज रहे, बहुत दिन जेल में मिलने आए घर वाले? हाँ 10 दिन बाद। 10 दिन बाद? 15 दिन बाद। हाँ 15 दिन बाद। सिर्फ इसी बात की नाराजगी के? नहीं, मतलब ये था कि उनको ये था कि बताना चाहिए था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, हम तो प्रोटेस्ट करने उस तरह से गए भी नहीं थे ना, हम तो बात करने गए थे मुख्यमंत्री से कि ये हमारी मांग है, ये हमारी सुन लीजिए। अब किसी को क्या पता कि कोई किसी से बात करने जा रहा है और उस बात पर उसको जेल भेज दिया जाए। अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पता लगे पत्रकार अपनी बात करने जा रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं, वहीं से जेल भेज दिए जा रहे हैं। आपको लगता है पत्रकारों की इतनी हिम्मत है कि वो सवाल कर सकते हैं मुख्यमंत्री से? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अब विज्ञापन चाहिए। अब या तो विज्ञापन ले लीजिए, या तो सवाल पूछ लीजिए। जो सवाल पूछ लेते हैं वो बेचारे, उनको विज्ञापन नहीं मिलता, वो जेल मिलती है उनको। और जो सवाल नहीं पूछते उनको बढ़िया। अभी हम लोग पत्रकारों की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग पूजा शुक्ला की बात करेंगे। 10 दिन के बाद जब परिवार वाले मिलने आए जेल में, कौन कौन आया था मिलने? और मेरे फादर आए थे, मेरे कजिन ब्रदर आए थे, और मेरी सिस्टर आई थी। मम्मी तो बीमार हो गई थी। क्या बोले पापा? पापा बोले कि बताना चाहिए था, ऐसे कैसे कर लिया प्रोटेस्ट, और बताओ कितना हो गया। लेकिन कॉज तुम्हारा अच्छा था, बात तुम्हारी सही थी, लेकिन अब ऐसी सरकार है, अब हम तो सोचे भी नहीं थे। पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी मेरे प्राइवेट काम करते हैं, प्रॉपर्टी का प्राइवेट काम। तो ये था कि इस तरह से हमारे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था ना, कि किसी ने इस तरह से देखा हो। तो एक तो मुख्यमंत्री को झंडा दिखा दिया, मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया सब नक्सली थे, चाइना फंडेड थे। उनका भी नाम चढ़ गया होगा, पूजा शुक्ला, डॉटर ऑफ। हाँ, उनका भी चढ़ गया है ना? अब तो कई बार चढ़ गया। अब तो सारे जितने भी थाने हैं ना, उसमें जितने भी मेरा नाम मुकदमे में, उतना मेरे फादर का भी नाम। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे भी थाने में बुलाया गया था, पूछ रहे थे किसकी लड़की है, तुम्हारी लड़की, तुमने पता नहीं किया? नहीं, तो वो तो इतने परेशान हो चुके थे कि पुलिस वाले घर जाते थे, परेशान करते थे कि उसी दौरान? हाँ, उसी दौरान कई बार गए, कई बार केस के रिगार्डिंग गए। उसके बाद मुझे याद है हम CNRC के आंदोलन में थे, ऐसा कोई दिन नहीं था जब थाने से पुलिस मेरे घर ना जाती हो। तो कई बार तो मेरे फादर ही परेशान हो जाते थे कि हम क्या करें, मतलब इतनी पुलिस आ रही है, रोज रोज पुलिस आ रही है। अच्छा है क्या, उनको ये पता है कि सॉफ्ट टारगेट फैमिली है। अब खुद तो इन्होंने परिवार छोड़ दिया, अब हमारा परिवार है, उसको इतना परेशान कर दिया। तो कोई बात नहीं, लेकिन फादर मेरे फिर धीरे धीरे ना हैबिचुअल हो जाते हैं लोग। पुलिस आई तो पता है कि क्यों आई होगी, तो भाई हमें नहीं पता कहाँ है। और जब घर पहुंची जेल से छूटने के बाद, तब मम्मी आरती की थाली वाली लिए खड़ी थी, रो रही थी। रो रही थी? हाँ, रो रही थी। मेरी सिस्टर भी बहुत इमोशनल है, मेरे फादर भी बहुत। भाई बहन है आप लोग? मैं हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, और मदर फादर। तो पापा तो जेल में ही इमोशनल थे, बहुत इमोशनल थे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो हर चीज पे इमोशनल एक उनका रहता है, वो हो जाते हैं। आप बड़ी है घर में सबसे? हाँ, सबसे बड़े हैं। और बहुत मतलब बहुत शादी के बहुत साल बाद हुए, तो बहुत प्यारे भी रहे। और ये रहता है कि जैसे मान लीजिए जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो कभी ये सोचा नहीं ना कि इस तरह का भी देखना पड़ेगा दिन। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि देखो शादी में दिक्कतें आएंगी बहुत। हाँ, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कि हमने तो तय कर लिया हमें पॉलिटिक्स करनी है, अब नहीं छोड़ेंगे।
अब एक बार जेल चले गए, अब नौकरी मिलनी नहीं सरकारी, ठीक है, प्राइवेट हम कर नहीं पाएंगे, जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, तो अब हम करेंगे क्या? पूजा शुक्ला की वजह से बाकी की दोनों जो छोटी दो बहनें थी उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। देखिए उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पे तो इफेक्ट पड़ा, क्योंकि देखिए जब कोई भी एक परिवार का व्यक्ति पब्लिक लाइफ में आ जाता है तो सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है, जैसे हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई, अब हम जो कुछ भी हमारा पब्लिक है, क्योंकि हर व्यक्ति को पब्लिक में पर्सनल जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना, कि पर्सनल को क्या है, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, मान लीजिए। तो अब क्या होता है कि जैसे मेरी अपनी एक पब्लिक लाइफ है तो मैं तो उसको डील कर रही हूँ, मुझे खुशी होती है, मैंने ये अपने रास्ता अपने आप चुना। लेकिन जो मेरी और बहनें हैं तो उनकी भी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ना, वो भी उस तरह से पब्लिक लाइफ को नहीं वो कर सकती है। तो मेरी तो कोई बहन सोशल मीडिया पे नहीं है, इसीलिए आपकी वजह से उनको लगता है कि अरे क्या, वो एक तो ट्रोल करते हैं लोग, तो फिर कितना गालियां पढ़े, कितनी चीजें पढ़े। तो उनकी एजुकेशन या नौकरी कुछ उससे इफेक्ट तो नहीं पड़ा? नहीं, वो अपना एक लाइफ उनकी है, उनको इस तरह की पब्लिक लाइफ से बहुत इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ये है फिर भी बहुत बचना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा अलग हो जाती है लाइफ, थोड़ी अलग हो जाती है। नौकरी वोकरी किसी ने नहीं, नौकरी तो कर रही है, छोटी वाली कर रही है, लेकिन पूजा शुक्ला का कोई उस पर बहुत बताती नहीं होगी कि हम किसकी बहन है। हो सकता है नहीं बताती होगी, नहीं बता, दोनों बहनें नहीं बताती हैं। पिता का नाम बता दिया, डॉक्टर राव। कौन पूछ रहा है पूजा शुक्ला कौन? बहुत होंगी पूजा शुक्ला, बहुत सारी होंगी। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा। और अभी आज से नहीं, जब मैं स्कूल में उसकी सीनियर थी तभी वो नहीं बताती थी कि मैं उसकी बहन हूँ, कभी नहीं बताया उसे। उसको लगता है कि इस बात का हमें एडवांटेज नहीं, हम जो है अपनी आइडेंटिटी पे, और ये इसको लगता होगा कि मेरी बहन गुंडी है, इसके चक्कर में मैं भी पिटूंगी, लोग कहेंगे कि पूजा की बहन है। नहीं नहीं, उसे बहुत प्राउड फील होता है। अब होता है ना, वो बोलती है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं और कुछ डिस्कशन ऐसा सुनते हैं तो अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि तो, सोशल मीडिया पे नहीं है हम लोग। तो जब आप तरक्की पा लेते हैं, तब आप जब अचीवमेंट कर लेते हैं तब तो सबको बड़ी खुशी होती है, लेकिन उससे पहले हाथ के छाले कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता है, वो तो है, वो तो है, लेकिन उसको कभी इस तरह उस समय तो जब आई होंगी आप जेल से छूट के, तो सभी कह रहे हैं क्या जरूरत थी तुम्हें नेता बनने की, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तुम्हें ही नेता बनने की सूझी थी। जैसे कभी कभी हम लोग प्रेस करते थे तो जाती थी तो देखती थी कि कुछ चल रहा है, दीदी कुछ कर रही है। तो ठीक है, लेकिन ठीक है, उन लोग कभी बहुत मारा था उस समय। हाँ, पुलिस ने उसके बाद भी कई बार पिटे हैं, तो पिटने का तो इतिहास बन गया हम लोग का। उस समय थाने में भी मारा, वहां सड़क पे भी मारा। देखिए आप कभी घर से मार नहीं खाए होते ना, तो एक थप्पड़ भी बहुत लगता है। तो फिर तो ये तो ठीक है, जो सहा वो मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने सहा है सच बोलने के लिए, और मेरे बाद भी बहुत सारे लोग सहेंगे। तो अब जब भी पुरवैया चलती होगी तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, और उससे दर्द होता है, आप अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते हो। अपनी इंटरेस्ट, मतलब लोगों को लगता है ना कि भाई, एक बार तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, एक मूवमेंट मुझे याद है 2 अक्टूबर 2021 में, माइनर फ्रैक्चर था, हेयरलाइन। तो तकलीफ देता है, ऐसे थोड़ा ना नहीं देता है। कई बार कई आंदोलन में जो चोटें लगी हैं वो तुरंत नहीं पता चलती हैं, वो जब पुरवैया चलती है तो वो जो हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है वो पता चलता है। नेता बनने के लिए कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे नेता नहीं बनना, मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे मैं लोगों के लिए अच्छा काम कर सकूं। अच्छा, जेल जब गई पूजा शुक्ला थाने से, जेल का भी एक अपना दिमाग में सीन रहा होगा, पिक्चरों में देखा होगा अमिताभ बच्चन की जेल की, जब तक तुमको बैठने के लिए ना कहा जाए, एक दिमाग में होगा ना कि जेल ऐसी होती होगी। जब पूजा पहुंची तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा 26 दिनों? देखिए सबसे पहले ना मैंने पढ़ा था, जेल डायरी पढ़ी थी भगत सिंह की, और भगत सिंह की डायरी पढ़ी। भगत सिंह ने सबसे ज्यादा दिनों में, अपने जो जेल के दिनों में थे उनके बारे में लिखा था। फिर हम लोगों ने जो पिक्चरों में देखा जेल ऐसी होती वैसी होती, तो सच बताएं, जब सुबह कहा गया कि इनको जेल भेज दो तो थोड़ी बेचैनी हुई कि अरे जेल में क्या होगा। बट वो जैसे से जेल करीब आ रही थी वैसे से इंटरेस्ट बढ़ा कि जेल कैसी होती होगी। अब एक 20 साल की, भाई मेरी उम्र उस समय 20 साल थी, 20 साल की एक लड़की क्या सोचती होगी जेल के बारे में, सोच सकते हैं आप? रोना आ रहा होगा? नहीं, रोना नहीं आ रहा था, मुझे एक एडवेंचरस लग रहा था कि अरे जेल जा रहे हैं, जेल में क्या होगा। एक बार एहसास हुआ कि यार गलत कर दिया, जेल जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात आपको, आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने झंडा दिखा के गलत किया, बिल्कुल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन तमाम हजारों छात्रों के हक की लड़ाई लड़ी और मुझे कोई अफसोस नहीं है। देखिए आज तक मुझ पर जितने मुकदमे लगे हैं, जितनी बार मैं जेल गई हूँ, मुझे एक बार भी, सिंगल बार भी जेल जाने का अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी अपने पर्सनल कॉज के लिए जेल नहीं गई, किसी की हत्या करके जेल नहीं गई, मैं पब्लिक वेलफेयर के मूवमेंट में जेल गई हूँ। फिर क्या हुआ जेल? फिर एक्साइटमेंट आ गए जेल पे, फिर जेल देखी तो हॉस्टल जैसी होती है, हॉस्टल में जैसे रहते हैं ना वैसी जेल होती है, कोई नया
वो बुलिंग बस बुलिंग भी होती है, सब कुछ जैसे हॉस्टल में होता है, रैगिंग और सारी चीजें वो जेल में होती हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर देखी है, तो वो जब पुलिस वाले को मार देता है तो मनोज बाजपेयी का जो चेला होता है वो खुद बताता है कि फलाने विधायक को कूट के आए हैं। तो पूजा शुक्ला जब एंट्री करेंगे तो कह रहे होंगे हम लोग एंट्री करके अंदर गए तो अखबार में भी पढ़ लिया था लोगों ने कि ये सब चाइना फंडेड है। बताइए, मुख्यमंत्री ने बयान दिया तो हमें सबसे ज्यादा तो यही बताना पड़ रहा था कि भाई हमें किसी से फंडिंग नहीं मिली है, हम नॉर्मली स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए गए, ये झूठा आरोप लगाया गया हम लोगों पे, मुख्यमंत्री ने गलत बात बोली है। तो आप ही सोचते थे इतने छोटे छोटे लोग, बच्चे, इनको मुख्यमंत्री क्यों गलत कह रहा है। सवाल होता है ना कि क्यों किसी को कह रहा है मुख्यमंत्री, लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि मुख्यमंत्री इन्हीं जो बीज है ना, जो ये बड़े होकर के पेड़ बनना है, इन्हीं से डर रहे हैं। तो जेल में कोई दोस्त बना जो बाहर दोस्त गुंडा टाइप का कोई बना के जो है? नहीं, जेल की दोस्ती जेल तक, जेल की बाहर कोई दोस्ती नहीं है। एक्चुअली पता है क्या कि एक जैसे खोजी नेचर होता है, तो वैसा नेचर है मेरा। तो जैसे मुझे आप ऑब्जर्व करने के लिए किसी चीज पे लगा दो तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो जब मैं जेल गई तो फर्स्ट डे में चुप, सेकेंड डे चुप, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी। थर्ड डे से फिर मैंने सबकी केस हिस्ट्री पूछना शुरू किया। अच्छा, आपके बैरक में कितने लोग थे? मेरे बैरक में उस समय 28 लोग थे। 28 लोग? ऐसे मैंने बताया ना, हॉल बड़े सा एक हॉल होता है, उसमें सब बिस्तर बिछा बिछा के सोते हैं लाइन से, और 4 पंखे होते हैं। पंखे के नीचे लेटने की बहुत लड़ाई होती है। एक वॉशरूम होता है, उसके पास कोई नहीं लेटना चाहता है। तो 27-28 लोग। एक्चुअली जो महिला बैरिक है, महिला जेल 2 है ना, एक तो नारी बंदी है बगल में जिसमें सजा याफ्ता चले जाते हैं, एक होते हैं जो ट्रायल पे होते हैं। तो हम लोग ट्रायल वाले में थे। तो ट्रायल वाले में टोटल बैरिक है 5, ठीक है, जिसमें 4 में लोग रहते हैं। एक में बताते हैं वो कि कुछ भूत है और ये वो, उसमें कोई नहीं रहता है। हाँ, उसमें कोई नहीं रहता, वो डर के मारे, मतलब वो बैरिक बंद है, सब एक साथ एक में 5-5 रह लेंगे, लेकिन ऊपर वाली बैरिक में कोई रहने नहीं चाहिए। कोई मर्डर जेल के भूत से डर रहा है। हाँ, पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं जेल के अंदर की, वो आवाज सुनाई पड़ती है, ऐसे होता है वैसे होता है। हम लोग तो देखने भी गए थे एक बार। तो कुछ ऐसा तो नहीं दिखा, लेकिन वो बैरिक बंद रहती है, उस बैरिक में कोई नहीं रहता। अब इन दिनों किसी को शिफ्ट किया हो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको 2020 तक का बता रही हूँ कि उस बैरिक में कोई नहीं रहता था। उसमें किसी ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, किसी उस समय कोई सीएमओ थे उन्होंने। अच्छा, वो मायावती वाले मामला में जो थे वही। ओके, ऐसे बोला जाता है, पता नहीं। तो अब इसके बाद चैप्टर अगला शुरू होता है। पूजा शुक्ला की अखिलेश यादव से मुलाकात फिर कब हुई? मेरी मुलाकात राष्ट्रीय, इस मामले के बाद बुलाया किसी ने समाजवादी पार्टी को? पता चला कि एक कोई पूजा शुक्ला नाम की लड़की है जिसने ये कांड किया है? नहीं, सबसे पहले मैं मिली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मुझे एकदम एग्जैक्ट डेट याद है, 1 जून 2017। ठीक है, अच्छा, 1 जून 2017, 31 मई इस इंसिडेंट से पहले? हाँ, अच्छा। ये इंसिडेंट है 7 जून 2017 का। हाँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिली थी 1 जून 2017। उससे पहले मेरी एक बार हल्की फुल्की, ऐसे नहीं नमस्कार थी, लेकिन कभी मुलाकात नहीं थी। प्रॉपर मुलाकात मेरी 1 जून 2017 को हुई। मुझे बहुत अच्छे से डेट टाइम सब याद, पार्टी कार्यालय में। यस। और 31 ट्रस्ट में 31 मई को हम लोग का एक आंदोलन था सहारनपुर हिंसा पे। अगर आपको याद होगा, उसमें सहारनपुर में हिंसा हुई थी जिसमें चंद्रशेखर रावण और तमाम लोगों का नाम था। तो हम लोग उस हिंसा को लेकर के आंदोलन था दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ, दलितों पे उत्पीड़न बंद होना चाहिए। और उस पर हम लोगों ने विधानसभा पे कॉल दिया था। और प्रोटेस्ट में उस समय वो किसी दल का प्रोटेस्ट नहीं था, वो इंडिविजुअल मेरा प्रोटेस्ट था। और भी लोगों ने हमें सहयोग किया, हम लोगों ने मिल करके एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई, उस प्रोटेस्ट को किया। और उसमें बहुत ही पुलिस ने हमें पीटा था, बहुत पीटा था। तो देन फिर समाजवादी छात्र सभा के लोग मिलने गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और फिर उन्होंने हमें भी बुलाया था। तब तक आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था? अनऑफिशियली तो हम तो वोटर तो हमेशा समाजवादी पार्टी के रहे, क्योंकि भाई अगर आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है तो आप किसको दोगे? समाजवादी पार्टी को वोट दोगे। और हम लोगों की माइंडसेट कभी कम्युनल नहीं रहा, ना परिवार का, ना हमारा, ना किसी का। तो समाजवादी पार्टी के वोटर रहे। तो समाजवादी पार्टी से एक लगाव से जुड़ा हुआ। मैं आपको बताऊं, जब अपर्णा जी चुनाव लड़ रही थी समाजवादी पार्टी से 2017 में कैंट में, तो मैंने उनकी 2 मीटिंग्स कराई थी। अच्छा, यस। और मैं उसमें पार्ट नहीं थी पार्टी का, लेकिन फिर भी मैंने मीटिंग्स कराई थी। मैंने कराई थी, मेरे फादर ने भी कराई थी। वो भी आए थे स्वागत में। अब उनको लग रहा है बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो नहीं, तो एक्चुअली वो प्रोग्राम हमारी एक जानने वाली थी, उन्होंने हमें वो प्रोग्राम दिया था। उन्होंने हमसे कहा कि अपर्णा जी की एक मीटिंग करानी है, तो फिर मैंने कहा ठीक है कराएंगे। तो हमने बात करके वहां पर लोगों से, क्योंकि वहां पे कई जान पहचान के लोग थे, उन्होंने कराई। मेरे फादर ने स्वागत करा, मीटिंग हुई, फिर 2 मीटिंग कराई हमने। हाँ, सरोजिनी नगर में भी उस समय उन्होंने बहुत हेल्प की, तमाम जगह पे गए हम लोग, हेल्प किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑफिशियली तो आए समाजवादी पार्टी में 17 में। इस घटना के बाद
किसने सबसे पहले समाजवादी पार्टी से आपको अप्रोच किया, किसने रिकॉग्नाइज किया पूजा शुक्ला को? नहीं, 31 मई को जब घटना हुई थी, 31 मई में तो मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय के सब लोगों ने बुलाया था, छात्र नेताओं ने, कि आप आइए, चलना है हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने। तो मैं गई थी, मैं फर्स्ट टाइम उनसे वहीं पे मिली, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात हुई और मैं वैसे ही उनसे बहुत इम्प्रेस थी। ऐसा थोड़ी ना, मैंने उनको 2012 के भाई जब वो हमारे विश्वविद्यालय में आए तो हमने उनको कन्वोकेशन में देखा, तो ऐसे दूर से देखा था, कोई ऐसे बहुत पास नहीं देखा था। तो एक इच्छा थी कि एक यंग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है हमारे उत्तर प्रदेश के, जो इतनी अच्छी योजनाएं लाए हैं, चाहे वो 1090 हो, चाहे वो कन्या विद्याधन हो या लैपटॉप वितरण है, तो बहुत हम लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलता था उनसे और हमेशा मिलने की इच्छा थी। और सच बताएं तो 2016 में एक बार मिलने गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी और गए थे मिलने कि मिल लेंगे मुख्यमंत्री से, लेकिन कुछ शायद उनकी मीटिंग्स थी तो नहीं मिल पाए थे। मिलने की बहुत इच्छा थी और कभी सोच नहीं सकते थे कि मिल पाएंगे। लिटरली मैं एकदम सच बता रही हूँ, मैंने अपने 2012 से जो मैंने पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया और 2017 तक और उससे पहले मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल पाऊंगी, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं वहां सिर्फ मुख्यमंत्री को टीवी पे देखा जाता है, टीवी के बाहर उनको किसी मीटिंग में भी नहीं देख सकते, क्योंकि इतना पास जा नहीं सकते, कभी नहीं सोचा था। और जब हम पहली बार उनसे मिले तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कहें, क्योंकि इतनी ज्यादा खुशी थी, इतनी, और उस मोमेंट को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि जिस व्यक्ति से आप इतने साल से मिलना चाहो और आपसे रैंडमली एक इंसिडेंट के बाद और इतनी पास मुलाकात हो जाए। तो इस इंसिडेंट के बाद 2000 नहीं, जो 31 मई वाला आंदोलन अच्छा, था उसके बाद तो जब उनसे मिली तो बहुत देर तक बात करती, उन्होंने तमाम मुद्दे स्टूडेंट से बात की, अच्छा कितनी चोट लगी है, क्या है, तो वो जो एक उनका अपनत्व था या जो बड़प्पन था वो एक अलग था। एक मुख्यमंत्री लाठी से पिटवा रहा है, एक मुख्यमंत्री जो अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हुए, उनका स्वभाव देखिए कि वो पूछ रहे हैं कि अच्छा ज्यादा चोट तो नहीं लगी, अरे बहुत ज्यादा चोट लग गई। मतलब ये जो कंसर्न है, वो कह देंगे दिखाओ इसको अस्पताल में बात कराओ, नहीं, इनको बोलने का मौका दो, ये अपनी बात रखें। तो ये चीज बहुत प्रभावित करती है। और इस घटना के बाद जेल जाने वाले, हाँ, फिर उसके बाद मैंने झंडा दिखा दिया, जेल चले गए। जब जेल चले गए तो क्या हुआ कि लौट तो हम लोगों के परिवार को, मतलब मेरे परिवार को जितनी भी मदद थी, जो भी मेरे फादर से कोऑर्डिनेशन था, सारी चीजें थी, तो वो सारी जो है समाजवादी पार्टी ने की। अच्छा, हाँ, आपके जेल में रहते? मेरी जेल में रहते, हम लोगों को जेल में जो भी सामान जरूरत थी सब समाजवादी पार्टी ने भेजा। इकोनॉमिकली भी मदद की? इकोनॉमिकली तो हमें ऐसा कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन होती तो करते पार्टी। प्लस जेल के अंदर जो भी इकोनॉमिकली मदद होती है वो समाजवादी पार्टी ने की, ठीक है। लीगली भी जो हमारी जमानत हुई, जो जमानतदार लगे 2-2 लाख रुपए के, वो भी समाजवादी पार्टी ने ही दिया। सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। उन्होंने कहा कि अगर ये स्टूडेंट्स अपने राइट के लिए फाइट कर रहे थे तो हमें इनका साथ देना। उन्होंने हमारी हेल्प करी हर तरह से, हमारे परिवार को संबल भी दिया। और माननीय नेताजी हम लोगों से मिलने जेल में आए थे। अच्छा, यस, मुलायम सिंह यादव आए थे 26 दिनों में? यस। क्या बोले? वो कुछ नहीं, वो बोले, पहले तो बोले अरे बताओ इतने मासूम बच्चों को जेल में भेजे। फिर नेताजी ने बताया कि वो कितनी कम उम्र में जेल गए थे और कैसे कैसे आंदोलन में रहे, फिर कैसे निकले वहां से। बहुत नेताजी तो चलती फिरती राजनीति की एक पाठशाला थे, तो उन्होंने इतना मनोबल बढ़ा दिया कि उसके बाद हम लोग को 1 महीने और रख लेते तो कोई बात नहीं। फिर वहां से छूटने के बाद कब? फिर वहां से छूटने के बाद आए तो पार्टी ऑफिस से फोन आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, हम लोग मिलने गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा, पूरी बात पूछा कोई जरूरत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई और पार्टी ने आपकी मदद कर दी, आप लोग को और कोई मदद की जरूरत हो बताइए, सब कुछ पूछा। और फिर ये भी पूछा कि अपना पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देते रहना। तो हम लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दिया, ऐसा नहीं। अब फिर 2017 से धीरे धीरे पूजा शुक्ला राजनीतिक संघर्ष करती रही। कैसे टिकट मिला पूजा शुक्ला को? ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे मिला, मतलब ये मतलब नहीं पता मुझे कि कैसे मुझे टिकट मिला। बस मुझे ये पता है कि मैंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संघर्ष का रास्ता दिखाया उस पर चले। कभी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं गए, कभी पार्टी से इतर कोई बात नहीं सोची, कभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा किसी और के दरवाजे नहीं गए। सिर्फ इन्हें अपनी राजनीति में हम अपना नेता मानते। माननीय राष्ट्रीय सबसे हम लोग के तो सब कुछ माननीय नेताजी हैं, लेकिन वर्तमान समय में बात करें या मैंने जब से राजनीति शुरू करी मैं तब से बात करूं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का बहुत एहसान है कि उन्होंने हम लोगों को इतना मौका दिया। मैं उनको और डिम्पल जी के अलावा किसी को भी अपनी राजनीति का कोई क्रेडिट नहीं देती। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इतना मुझ पर भरोसा जताया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। आप सोचिए कि एक आम कैसे नहीं, ये तो बातें बड़ी हैं, अच्छी हैं। कैसे पूजा शुक्ला को पहली बार पता चला कि उन्हें चुनाव लड़ना? कैसे पता चला?
देखिए, मैं तो अपना संघर्ष कर रही थी। मैं सीएनआरसी के आंदोलन में थी, लगातार आंदोलन में थी। फिर उसके बाद मुझ पे मुकदमे लग गए, फिर तमाम चीजें हुई। फिर मैं पार्टी का अपना काम करती रहती थी। फिर उसी दौरान मेरे दिल में इच्छा आई रैंडमली कि जब आवेदन शुरू हुए तो मैंने पता नहीं कैसे ऐसी बात हो रही थी 5-6 लोगों में। और फिर ये हुआ कि उसमें से 1-2 लोग जो मेरे रिलेटिव हैं, मुझसे फिर लोगों ने कहा कि आवेदन करना चाहिए, मांगना चाहिए टिकट। तो उस दौरान ये थोड़ा सा अजीब था कि कैसे मांगे टिकट, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल होती है। तो फिर समझ में नहीं आया। फिर ये हुआ कि बातचीत हुई, सारी चीजें, फिर मैंने तय किया कि ठीक है, आवेदन करेंगे और मांग के देखते हैं। मांगना कोई बुराई नहीं है, काम कर ही रहे हैं, अगर मौका मिल जाएगा लखनऊ के अंदर। और ये भी था कि उस समय कोई ऐसा कोई फीमेल मांग भी नहीं रही थी टिकट, तो ये था कि नहीं, मांगना चाहिए। तो मैंने मांगा टिकट और काम करना शुरू किया। लखनऊ उत्तर विधानसभा में लगातार मैं काम करती रही और फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आवेदन भी अपना दिया। और उसके बाद ऊपर वाले के रहमो करम पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिल गया। कैसे पता चला पूजा शुक्ला को कि उनका टिकट हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं पार्टी ऑफिस में वेट कर रही थी और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं पार्टी ऑफिस में खड़े होकर के हम लोग ये मान चुके थे कि टिकट नहीं होगा। एक दिन पहले ही मान लिया था हम लोगों ने कि अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं, कैसे हो पाएगा। तो मैंने अपने सब लोगों को सांत्वना दे दी कि देखो, पार्टी जो निर्णय लेगी हमें वही मानना है और पार्टी की लाइन पे ही रहना है और हम लोग अच्छे से पार्टी को लड़ाएंगे। सरकार बन जाएगी, सब लोग कहीं ना कहीं पार्टी सरकार में आ जाएगी तो पब्लिक वेलफेयर के ज्यादा काम हो पाएंगे। तो हम लोग पार्टी ऑफिस एक लास्ट उम्मीद के साथ गए थे और कि देखते हैं अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो दिन था 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी 2022। एक का बहुत महत्व है। 1 जून 2017 में मैं पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली थी और 1 फरवरी 2022 में मेरा टिकट हुआ। तो जब मैं वहां पर पहुंची तो हम लोग खड़े थे। ऐसी बात को मोबाइल अंदर नहीं ले जाने देते हैं ना, तो मोबाइल बाहर जमा हो गया। फिर हम लोग ऐसे खड़े होकर वेट कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और भी जो लोग टिकट मांग रहे थे वो अंदर चले गए और मैं बाहर खड़ी थी। तो मैंने कहा अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, अब मतलब अब तो कोई बात रखने का मौका ही नहीं रहा ना। फिर तब तक एक लड़का दौड़ते हुए आया, बोला कि आपका टिकट हो गया। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो मेरे साथ और भी लोग खड़े थे। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो गया टिकट? हो तो सब लोग सामने से चले गए और टिकट होना होता तो मुझे कोई फोन तो करके बताता। देन मुझे रियलाइज हुआ कि बाहर निकल करके एक बार देख लेते हैं फोन में। तो फिर हम बाहर निकले वहां से। तो जैसे ही बाहर निकल के मैंने अपना मोबाइल वो किया तो मुझे एक फोन आया कि अरे तुम्हारा टिकट हो गया। तो मैंने उससे कहा कहाँ हो गया टिकट, हमें यहाँ पता नहीं टिकट हो गया और आप लोगों को वहां से पता है टिकट हो गया। बोले अपना वो पेज पे आ गया। तो मैंने कहा पेज पे बहुत, उस समय बहुत फेक चल रहा था। तो मैंने कहा फेक वालों को। जैसे ही मैंने पार्टी पेज खोला उसमें अपना नाम देखा तो ना रोना आ रहा था ना हंसना हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब जैसे आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और रैंडमली आपको वो चीज अचानक से मिल जाए तो आप समझ ही नहीं पाओगे ना कि आप रिएक्ट क्या करो, कि मतलब बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करो या बहुत ज्यादा गम जाहिर करो या बहुत ज्यादा रोने लग जाओ। तो ना मेरे आंसू है मुझे, और उससे पहले मुझे लगता था कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं रोने लग जाऊंगी या ऐसा हो जाएगा वैसा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम शून्य हो गया दिमाग। फिर ये दूसरा ये था कि बस कैसे भी अब करके नॉमिनेशन के पेपर तैयार करने, नॉमिनेशन करने जाना है। और नॉमिनेशन करने जब गए तो जब मैंने नॉमिनेशन किया तो सब शौक थे, क्योंकि मैं 25 साल 1 महीना हुआ था नॉमिनेशन के टाइम पे। मुझे 4 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है, 3 फरवरी को मैंने नॉमिनेशन किया। तो मतलब एकदम लोग शौक थे कि अरे 25 साल 1 महीने में इनका टिकट हो गया। मतलब लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था। समाजवादी पार्टी में भी बड़ा शॉकिंग रहा होगा। हाँ, जो प्रबल दावेदार थे सो कॉल्ड जिनको आप कहती हैं, ये उनके लिए भी बड़ा शॉकिंग रहा होगा। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो पुराने नेता थे तो वो समाजवादी पार्टी के इतिहास से परिचित होंगे, क्योंकि मैं पहली ऐसी कैंडिडेट नहीं थी जो 25 साल की हो। मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग 25 साल की उम्र में विधायक समाजवादी पार्टी से बने, सांसद समाजवादी पार्टी से बने। मेरे समय में भी कई लोग जो 25 साल के थे जो उन्होंने नॉमिनेशन किया था। तो जो समाजवादी पार्टी में है उन्हें तो शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो युवाओं को मौका देती है और आम साधारण परिवार से आने वाले युवाओं को मौका देती है। टिकट फाइनल हुआ, मोबाइल पे देख लिया, कंफर्मेशन हो गया, पार्टी कार्यालय पे ही थी, तो वापस अंदर गई मिलने अखिलेश जी से? मतलब उस समय तो उनकी मीटिंग चल रही थी तो फिर मिल नहीं सकते थे उस समय। तो फिर वहां से बस फौरन गए, नॉमिनेशन के पेपर तैयार कराए जल्दी। फिर 3 फरवरी को नॉमिनेशन किया। चुनाव लड़ने का पैसा था पूजा के पास? अकाउंट में कितना था, 2-4 हजार रुपए होंगे। जेब में भी ऐसे होंगे 1000 रुपए। तो पैसे तो नहीं थे, सच में पैसे नहीं थे। लेकिन हाँ ये था कि फैमिली ने भी सपोर्ट किया
और फैमिली के साथ कहते हैं ना, जब आप अच्छा काम करने चलो, जैसे बहुत बड़ा यज्ञ होता है तो लोग मान लेते हैं कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं। तो जब यज्ञ करने जाते हैं तो उनपे इतनी कथा नहीं होती यज्ञ करने की, तो कहा जाता है कि जब आप सबसे थोड़ा 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 ले लेते हो तो यज्ञ सफल हो जाता है और सबकी आहुति उसमें पड़ जाती है। तो फिर जब हम चुनाव लड़ने गए तो ये भी एक महायज्ञ था। 4,000 रुपए लेके पूजा शुक्ला नॉमिनेशन करने पहुंच गई। जिस दिन मैंने फाइल किया उस दिन मेरे पास कैश इन हैंड 50,000 रुपए थे। ठीक है, वो भी किसी ने दे दिए फौरन, इसलिए कि बिल्कुल ही ऐसे खाली हाथ नहीं जाया जाता है कि मतलब कुछ तो लिख दो। हाँ। तो ये हुआ कि हाँ 50,000 रुपए हैं। तो चल संपत्ति में क्या लिखा पूजा ने? कुछ नहीं था मेरे पास। हाँ। कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं है, तब भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। जो भी है परिवार का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ ऐसा किया ही नहीं। थोड़ा बहुत जो काम है वो तो सभी लोग करते हैं। फिर नॉमिनेशन के बाद अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई उनको? चुनाव लड़ने टिकट फाइनल होने के बाद अखिलेश जी से कब मिली? मैं टिकट फाइनल होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जिस दिन वो मेरे यहाँ रोड शो था। हाँ, वो बहुत बड़ा लंबा रोड शो था, कई विधानसभाओं से होकर। हाँ, तो कई विधानसभा से बहुत लेट आए थे हमारे यहाँ, बस वही उसी दिन मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उसके दौरान एक दो बार जो भी पार्टी ऑफिस से कोऑर्डिनेशन हुआ, लेकिन कोई बातचीत या कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। पूजा शुक्ला को और समझ में नहीं आ रहा था उन्हें थैंक्स कैसे कहें, बट ये था कि बहुत खुशी थी। और मैंने उस दिन, जिस दिन मेरे यहाँ रोड शो था, उस दिन मैंने उनको थैंक यू कहा। कैसा रहा चुनाव का एक्सपीरियंस में? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हम लोग जो पॉलिटिक्स समझते हैं, पॉलिटिक्स उससे बहुत डिफरेंट है। अगर आप ग्राउंड पॉलिटिशियन है तो आपके पास 1 मिनट की भी फुर्सत अपने लिए नहीं हो सकती। आपका अपना कोई शेड्यूल नहीं हो सकता। आपके सारे शेड्यूल, आपके सारे प्रोग्राम्स पब्लिक के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट मेरे घर में भी शादी है, तो वो मैं अपनी मर्जी से नहीं तय कर सकती कि मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। उस दिन मेरे क्षेत्र के क्या कार्यक्रम है, क्योंकि जिस जनता ने लाइन में 4-4, 5-5 घंटे खड़े होकर के आपको वोट दिया है, उसकी एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो अगर उनके घर में सुख दुख है, तो वो मेरे घर में अगर कोई शादी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, हमारे लिए लाइन में लगे। क्योंकि हमारा उनका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता बना वो चुनाव के दौरान एक प्यार का रिश्ता जो बना, जो उन्होंने हम पे भरोसा किया, वो भरोसे का रिश्ता है। तो जब चुनाव लड़ने गए तो फिर पता चला कि बहुत डिफरेंट, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। एक स्टूडेंट के क्या मुद्दे होते हैं, कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, या क्या बेसिक चीजें हो सकती हैं, या बतौर महिला क्या संघर्ष होता है, वो तो सब जानते थे। लेकिन जब ग्राउंड पे गए तो पता चला कि नाली कितना बड़ा इशू है, सड़क का विवाद कितना बड़ा इशू है, 2 परिवारों का झगड़ा कितना बड़ा इशू है। हर चीज आपके पास आनी है, राइट। और आप सोचिए, मतलब इस उम्र में अब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, उसका समझौता करा रहे हो, जबकि अभी खुद की शादी नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग है। तो ये सब चीज मोटिवेट करना, लोगों से मिलना, समझाना, लोगों के यहाँ जाना, सुख दुख में जाना, यानी आपको धरना प्रदर्शन तो करना ही है। आपको वोटर लिस्ट पे एक्सरसाइज करनी है, वोटर पे काम करना है, नए लोगों को जोड़ने पे काम करना है, और पब्लिक की जो बाहरी और आंतरिक दोनों समस्याओं को आपको सुनना है। आप चुनाव भले हार गई हो, लेकिन पूजा को लगता है कि पूजा को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो उन्होंने की? देखिए, मैंने की, मुझे जितना मौका मिला मैंने उतनी मेहनत की। और मैं आपको फिर बता दूं कि मैं जिस दिन इलेक्शन आ रही हूँ, नेक्स्ट डे से मैं पब्लिक के बीच में हूँ। जहां जहां मुझे वोट मिला, मैं हर जगह गई। जिन लोगों ने मतलब लाइनों में खड़े होकर मैं वोट दिया, मैं हर किसी को थैंक यू बोला है। आज भी हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं सब उन्हीं की वजह से। पूजा शुक्ला को चुनाव हरवा दिया गया, ये भी एक बड़ी बात चलती है। वो लोग जिनका टिकट नहीं हो पाया, ये बात बहुत खुली तौर पर है कि समाजवादी पार्टी में पूजा शुक्ला को बीजेपी से ज्यादा भीतरघात का नुकसान हुआ। लोगों ने अपनी टिकट नहीं हो पाए तो पूजा की अपने इलाकों में जनसभाएं नहीं कराई, लोगों को बताया नहीं, मिलवाया नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं मानती हूँ। देखिए, जब आपके मार्गदर्शक खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हूँ। नहीं, यही तो बात लोगों को अखर रही थी ना। जो बात 25 साल की एक लड़की का टिकट हो गया, वो सीधे अखिलेश यादव से बात कर रही है, नीचे किसी का लोड ही नहीं ले रही है। तो ये भी बात तो कहीं पूजा की एरोगेंसी में नहीं छुपी? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी का लोड नहीं लिया। मतलब आज भी मैं छोटी हूँ और मैं, मुझसे जो भी उम्र में बड़ा है उसका सम्मान है। मैं सब, जो भी व्यक्ति मुझे कहीं पर भी याद करता है, चाहे वो टिकट का दावेदार हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबके यहाँ जाती हूँ। मैं अपने चुनाव के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ गई। जिन्होंने टिकट मांगा उनके यहाँ भी गई, जिन्होंने नहीं मांगा उनके यहाँ भी गई, जिन्होंने मेरी सभाएं की मैंने उनका भी धन्यवाद किया। मीटिंग में जब मैं चुनाव हार गई, जिन्होंने मेरी नहीं भी मदद की होगी या थोड़ी मदद की होगी, या हो सकता है वो ज्यादा कर सकते हो, मैंने हर व्यक्ति का धन्यवाद किया। मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई बैड नहीं, क्योंकि राजनीति में
भाई हमारी उनकी कोई जमीन की जो झगड़े की लड़ाई नहीं, टिकट की ठीक है, जो भी व्यक्ति मेहनत करता है अगर टिकट नहीं हो पाता उसे बुरा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी होती तो शायद मुझे भी थोड़ा लगता है, लेकिन मैंने एक छोटे होने के नाते, उम्र में छोटे होने के नाते हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मुझे चुनाव लड़ाएं, और मैं नहीं विधायक बनूंगी, आप लोग विधायक बनेंगे। तो निश्चित तौर पर मदद की, सबने मदद की, कोई ऐसा नहीं था जिसने मेरी मदद ना की हो। प्रत्येक नेता जो टिकट मांग रहे थे सबने मेरी मदद की, सबने मुझे चुनाव लड़ाया, आगे भी वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे, मेरी मदद करेंगे, अभी भी वो हमेशा मेरी मदद करते रहते हैं। समय समय पे जितनी भरपूर मदद वो कर सकते हैं वो पूरी तरह से मेरी मदद कर रहे हैं। आप जिस इलाके की पॉलिटिक्स करती हैं उसे आरएसएस का गढ़ कहा जाता है। समाजवादी पार्टी कभी बहुत अच्छे निजामों से जीती नहीं, एक बार जीती जब अभिषेक मिश्रा विधायक रहे, वो भी नीरज बोरा कहीं और से चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का कोई और कैंडिडेट था, तो वो दो बिल्लियों की लड़ाई में वो जीत गए। वो इलाका जहां का निराला नगर आरएसएस का संघ का गढ़ कहा जाता हो, वो इलाका अलीगंज जहां से बीजेपी की शाखाएं चलती हों, वो महानगर के कुछ इलाके जहां पर संघ का बड़ा दबाव, मतलब संघ का इस इलाके में बड़ा पैठ है। ऐसे में पूजा शुक्ला अपने आप को कहां स्थापित और कैसे स्थापित कर पाती है? क्या वही MY पॉलिटिक्स ही इकलौता वहां पर? नहीं, MY पॉलिटिक्स, महिला और यूथ ही पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं हम लोग। नहीं, मैं मुसलमान और यादवों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस इलाके में एक बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है। मुसलमान और यादव के तरह हम तो PDA की बात कर रहे हैं, उसमें तो सब आते हैं, सारी समाज के लोग आते हैं। देखिए, पैठ किसके बीच है संघ की? जनता के बीच ना, आपके हिसाब से जनता के बीच में। उसी जनता की जब सुख और दुख में मैं खड़ी होती हूँ तो पार्टी और सारी चीजों से इतर भी लोग वोट करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं चुनाव पिछला लड़ रही थी, यकीन मानिए मुझे उन लोगों ने भी वोट किया है जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, जो खुद को कहते थे कि मैं संघ से जुड़ा हूं, मैं भाजपा से जुड़ा हूं, मैं तमाम। देखिए, चुनाव में बहुत डिफरेंट परिस्थितियां होती हैं। जरूरी नहीं है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को ही लड़ा रहे हो। बहुत तमाम सारे लोग हैं जो हमें लड़ाते हैं, हमें मदद करते हैं, वो भले ही उनका दलगत का, क्योंकि उस समय परिस्थिति अलग होती है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं इस क्षेत्र में, जब से मैं चुनाव लड़ी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, हम अपनी समाजवादी पार्टी के तो साथ हैं ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, जो भी पार्टी के लोग यहाँ रहते हैं, जो भी सामाजिक सरोकार रखते हैं या नहीं रखते हैं, अगर मुझे किसी का सुख दुख पता चलता है तो मैं पहुंचती हूँ। भाजपा वालों के यहाँ भी जाती हूँ? हाँ, जाती हूँ, पहुंचती हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष की बेटे की मौत होगी नाली में डूबने से, हाँ, विधायक नहीं पहुंचे थे उनके, मैं गई थी और मैं मर्चरी के बाहर खड़ी रही, मैं उस पूरे परिवार से मिली, मैंने उनसे कहा आपको मेरी जो मदद चाहिए हो बताइएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैं उनके घर गई, मैं उनके घर गई। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, उनकी माताजी का भी देहांत हुआ, मैं गई, तो पिताजी का भी देहांत, मैं गई, हर जगह मैं पहुंचती हूँ। किसी का भी देहांत होगा, मैं सुख में भले ही एक बार पहुंचने में देर कर दूं, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का दुख है, क्योंकि हम नेताजी के समय से देख रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं, वो सुख और दुख में कोई बैर नहीं करते हैं, दुख में तो बिल्कुल नहीं करते। तो मैं सब क्या जाती हूँ, चुनाव के बाद से जो मुझे चाय पिलाता है, जिसके सुख दुख में मैं खड़ी होती हूँ, वो हर व्यक्ति मुझे वोट करेगा, चाहे वो किसी दल का। 2022 के चुनाव के हार के बाद मैंने पूजा शुक्ला की एक USP देखी है कि उन्होंने लोगों से अपनी कनेक्टिविटी को खत्म नहीं किया। अमूमन नेता जो जीत जाता है वो जीत के नशे में होता है, हारने वाला कहता है मैं हटाओ, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, क्या इनके पास जाए। लेकिन पूजा शुक्ला लगातार कनेक्टिंग है। वजह 2027 का चुनाव है, आपको लगता है कि इस बार पूजा शुक्ला चुनाव लड़ेंगी? वजह ये है कि मैं उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं चुनाव में जो कह रही थी वो जुमला नहीं था। मैं चुनाव में भी कह रही थी, मैं अभी भी कह रही थी कि मैं एक आम परिवार से निकल करके आई हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी जो कर्तव्य निष्ठता है वो मेरे जनता के प्रति है, और मैंने हार के भी मैं उनके बीच में जाकर उनको एहसास दिलाती हूँ, क्योंकि जिसने मुझे वोट दिया उसको खुशी होती है कि हमने जिसको वोट दिया वो मेरे बीच में है, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उन्हें एहसास कराती हूँ कि आपने किस गलत व्यक्ति का चुनाव किया, मतलब आपने किसको लाइन में लग करके वोट दिया जो आपके दुख और सुख में भी नहीं समझ लेते। तो मैं सिर्फ लोगों के बीच में काम करने के उद्देश्य से जाती हूँ। टिकट, चुनाव लड़ना, ये सब एक डिफरेंट चीज है। जब मैं टिकट नहीं भी मांग रही थी तब भी मैं आंदोलनों में रहती थी, तब भी मैं लोगों के सुख दुख में रहती थी। तो ऐसा नहीं कि किसी टिकट की वजह से, टिकट और ये सब चीजें जनता के प्यार, स्नेह, विश्वास का बहुत छोटी है। 27 बहुत छोटी। लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे। उम्मीद है टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो पार्टी को लड़ाएंगे, जिताएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम सब विधायक होंगे, हमारा तो यही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में टिकट मिलता कैसे है? एक जैसे दूसरी पार्टियों के लिए र्यूमर रहते हैं, मायावती का खुला चलता है मामला, जो पार्टी छोड़ के जाता है वो सबसे पहली बात यही कहता है कि वहां टिकट बिकता है। समाजवादी पार्टी में कैसे टिकट मिलता है? समाजवादी पार्टी में आपका संघर्ष आपको टिकट दिलाता है। एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जो संघर्ष, मुकदमे जितने आप पे होंगे, संघर्ष आपने जितना किया होगा, आप जितना के हर
हक और हुकूक के लिए जितना लड़े होंगे, आपको पार्टी चुनाव भी लड़ाएगी और पैसे से मदद भी करेगी। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, भैया हमको लड़ा दो, भैया हमको लड़ाइए, हमें भी चुनाव लड़ना है, भैया ने कहा जाओ ठीक है, वो जलालुद्दीन अकबर वाला है, कोई सामने ना जाओ। देखिए हमारे राष्ट्रपति जी का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन चुनाव उसी को टिकट मिलता है जो संघर्ष करता है। अनुराग भदौरिया आपकी लखनऊ लोकसभा हाँ, में लड़े चुनाव। हाँ, अनुराग भदौरिया का क्या ऐसा अचीवमेंट आप मानती हैं जिसको लेकर के उनको टिकट मिला? अभिषेक मिश्रा को उत्तर से नहीं मिला, उनके कहीं और से टिकट दिलाया गया लखनऊ में ही, तो ये कहीं ना कहीं तो लॉबी थी उनकी ना, तभी तो उनको उसका फायदा लॉबी नहीं। अब भाई जाहिर सी बात है कि पॉलिसी मेकिंग में कोई रहता है अच्छा काम करता है, कोई अच्छा बोलता है, तो पार्टी के लिए किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, इसलिए पार्टी ने उनको लड़ाया। 27 में कैसी लड़ाई देखती हैं आप? एक तरफ जब बीजेपी की कट्टर हिंदुत्ववादी की इमेज है, वो खुले तौर पर एजेंडा चला रहे हैं, आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? पीडीए वर्सेस नफरत की राजनीति की लड़ाई है, और पीडीए जीता है 2024 में, और 2027 में पीडीए ही जीतेगा और सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। गठबंधन पूजा शुक्ला कितना जरूरी देखती हैं चुनाव कांग्रेस के साथ, जिस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वही सब सही है, वही सर्वोपरि है। बाकी गठबंधन इंडिया अलायंस का हम लोग हिस्सा है, इंडिया अलायंस होना चाहिए। और अगर हमारे पास देखिए कैडर है, समाजवादी पार्टी के पास कैडर है, ठीक, बिना कैडर के, बिना बूथ पे लोग हुए आप चुनाव नहीं जीत सकते। एजेंडा कोई भी सेट कर सकता है, एजेंडा कोई भी ला सकता है, लेकिन उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए कैडर चाहिए। और कैडर जनाधार जितना मानिए अखिलेश यादव जी का, आप सोचिए हम 8 साल से विपक्ष में हैं, क्या कभी मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं गए हो और हजारों की संख्या से कम भीड़ रही हो? मतलब अगर वो यहाँ से मुंशी पुलिया तक भी जाएंगे तो 10 जगह स्वागत होंगे उनके, लोग उन्हें देखने के लिए खड़े रहते हैं, मिलने के लिए खड़े रहते हैं। ये ऑरा जो है वो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का। मैं तो बहुत सारे नेता देखे जो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, या उनकी सरकार नहीं बनी तो कोई पूछने जाता है। आज तक लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, वो विपक्ष में रहने के बावजूद इतने मुखरता से सीधी फाइट अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और अब तो बैरिकेड जिस दिन वो कूदे तो पूरे देश के नेता हैं, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो वोटों का जिस एजेंडे को राहुल गांधी चला रहे हैं, वोट चोरी का जो मामला है, इसकी कितनी सच्चाई देखती हैं आप? अपनी विधानसभा में भी काम कर रही हैं, इस पर आपको दिख रहा है सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग तो कई कई जगह जा रहे हैं, कितने फेक वोटर्स हम ही लोगों ने ढूंढ के रखे। हम तो इलेक्शन कमीशन को लिख लिख के दे रहे हैं, भेज रहे हैं कागज कि भाई यहाँ पे फर्जी वोट हलफनामा दे रहे हैं कि खाली जो 18,000 एफिडेविट के साथ फॉर्म गए इलेक्शन कमीशन के पास समाजवादी पार्टी ने भेजे थे, उसमें हमारी विधानसभा के भी 150 से ज्यादा लोग थे। अच्छा। जिन्होंने एफिडेविट दिया था कि जिनके वो जिंदा थे उनके वोट काट दिए गए। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, जगह जगह लोग मिल रहे हैं, एक ही व्यक्ति 10 जगह वोटर है, ये तो मिल रहा है, साफ मिल रहा है। तो वोट चोरी तो हुई है। ये कोई ऑथेंटिक है आपके पास डाटा? ये सिर्फ लफाजी वाली बात नहीं, बिल्कुल है। भाई मैं जो बात राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं वो एक एग्जैक्ट डाटा लेके आ रहे हैं कि फला इलाके के फला बूथ पर फला नाम का आदमी देखो 10 जगह है। ये पूजा शुक्ला के पास है तैयारी? बिल्कुल है हमारे पास तैयारी। मेरे पास तो तैयारी मैं आपको दिखा सकती हूँ। अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैं तो आपको डेटा दिखा दूंगी। तो ये एग्जैक्टली आपको लग रहा है कि है जिस पर काम होना बहुत जरूरी है? हाँ बिल्कुल होना जरूरी। भाई एक ही नाम का व्यक्ति, उसके 4 जगह वोट है। तो यही तो इलेक्शन कमीशन यही तो कह रहा है कि इसी गलती को तो हम करने के लिए सर कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं तो सबको पता है। तो खाली वो बंगाल और बिहार का चुनाव डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है। वो नए नए एजेंडे लेके आते हैं। अब जब उन्हें लग रहा है कि वोट चोरी उनकी पकड़ी गई है तो नए नए तरीके की बातें, नए नए तरीके की लफाजियां। इलेक्शन कमीशन नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है और अब पूरा देश जान चुका है। जिस इलेक्शन कमीशन को लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए थी, वो इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम कर रहा है। और किसी को भी कहने में गुरेज नहीं है कि 18,000 एफिडेविट जब समाजवादी पार्टी ने दिए, तो आप बताइए आज तक आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं। मैं कह रही हूँ माननीय अखिलेश यादव जी ने तो आपको बहुत पहले ही भेज दिया था जब आपने मांगा भी नहीं था। तो अब आप बताइए क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं 18,000 लोगों पर? भाई एक इनके डीएम ने किया कि ये गलत है, ये गलत, उसके बाद कहाँ के 18,000 फॉर्म में 18,000 लोग आपने काट दिए। जो एक छोटा डेटा है जो हमने 1 महीने के अंदर, 15 दिन 20 दिन के अंदर इकट्ठा किया। अभी हम और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पाएगा इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इस बेईमानी का जवाब नहीं दे सकता। और अखिलेश यादव जी पहले भी सतर्क थे, जब 2022 में चुनाव हुआ तब भी वो सतर्क हुए, और उसके बाद अब हम लोग जब 2024 लड़े तो उस सतर्कता का परिणाम था कि हम लोग की वोट हम लोग बचा लेंगे। लेकिन अभी इस वोट को जो चोरी हुआ है इस पर हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। और ये जो गठबंधन के दूसरे नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर या जयंत चौधरी या संजय निषाद,
कैसे देखते हैं? ये सब आपके पुराने साथी रहे हैं, 22 तक इन्होंने आपके साथ चुनाव लड़ा, फिर ये तो मतलब जिस धारा में नाव चल रही है उस धारा के साथी है ना। मतलब इनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है तो ये हमारी तरफ आ गए, फिर जब सरकार नहीं आ पाई तो ये उस तरफ चले गए। तो इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये ऑपर्चुनिस्ट हैं। 27 में फिर इनको दिखने लगेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन्हें लेंगे। हमारी पार्टी में इतने सारे नेता हैं तो उन्हीं को बढ़ाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्यों इनको लेंगे? अगर जरूरत पड़ी 10 सीटें कम पड़ी, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जनता को इनकी जरूरत नहीं है, जनता अपने वोट को नहीं बेचेगी इनके कहने पर, तो जाहिर सी बात है जनता को इनकी जरूरत नहीं है और ना समाजवादी पार्टी को इनकी जरूरत है। पूजा शुक्ला की डिंपल यादव से मुलाकात होती है? क्यों नहीं होती है, वो तो हमारी आदर्श हैं और उनकी जैसे शालीन व्यक्तित्व की महिला नेता मैंने तो नहीं देखी। पर्सनली कभी मुलाकात होती है, मतलब नेताओं के अलावा, पार्टी कार्यालय के अलावा, घर वर पे, लंच डिनर पे? नहीं, लंच डिनर पे नहीं हुई, वो हमारी नेता है तो लंच डिनर पे नहीं, लेकिन हाँ मैं मिली कई बार। वो कहती होंगी कि ठीक है पूजा, नहीं वो रिकॉग्नाइज करती, भाई यूपी में 403 विधानसभाएं हैं, इतने नेता हैं, डिंपल यादव भी जब खड़ी होती हैं तो 500 महिलाएं मिलने के लिए गुलदस्ता लिए, फूल लिए खड़ी रहती। पूजा शुक्ला को पहचानती हैं वो? हाँ, राजधानी से चुनाव लड़े हैं और बिना उनके आशीर्वाद के तो लखनऊ से टिकट हो ही नहीं सकता ना। तो उनका तो बहुत ही सहयोग रहा और हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया। जब मैं चुनाव हार गई थी उसके बाद में मैं उनसे मिली और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, और वो उनकी जैसी डिसेंट, आइडियोलॉजिकल और मुझे लगता है मोटिवेशन देने वाली महिला नेता मैंने दूसरी कोई नहीं देखी। मुलायम सिंह यादव याद आते हैं? हाँ, मैं मिली हूँ नेताजी से कई बार। जेल के अलावा फिर कभी? हाँ मिली हूँ कई बार, आवास पे मिली हूँ उनके। क्या ऐसी बात मुलायम सिंह यादव की पूजा को पूरी उम्र याद रहेगी? देखिए, मुझे जो सबसे अट्रैक्ट करता है नेताजी का वो उनका जज्बा, हार ना मानने वाला। मतलब आप सोचिए कि एक भाई नेताजी ने ये पार्टी बनाई तो उससे पहले नेताजी कहाँ से निकल करके गए, एक आम गांव से निकल करके, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के। ये बात हमें नेताजी की बहुत प्रभावित करती है कि बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एक गांव से निकलने वाला नौजवान पूरे देश की सत्ता से लड़ता है और देश की सत्ता में मजबूत एक जो कहते हैं एक खटखटाहट जो दिया उन्होंने, वो नेताजी ने दिया। मतलब नेताजी ने देश की राजनीति तय करना शुरू किया। मतलब कितना लंबा, उत्तर प्रदेश में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में जहां पर मतलब कह सकते हैं कि किन लोगों का बोलबाला था, सब जानते हैं, सामंतवाद का बोलबाला था, उनके खिलाफ खड़े होकर के नेताजी ने लड़ाई लड़ी और नेताजी मजबूती के साथ डटे रहे और इस देश में सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए हमेशा नेताजी को याद किया जाएगा। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में क्या कॉमन देखती हैं? अपने लोगों को पहचानना। क्या ऐसी चीज आपको लगता है कि अखिलेश यादव को अभी भी मुलायम सिंह यादव से सीखना बाकी है? नेताजी और भैया में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। दोनों एक? दोनों एक। वो विचारधारा जो नेताजी देके गए, भैया उसे और अच्छे तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये अखिलेश जी की आसानी है कि उन्हें लोग भैया आसानी से कह लेते हैं, भाभी कह लेते हैं, ये भी एक आसानी से बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं वो इस चीज को? हाँ, बुरा नहीं मानते, वरना किसी को आप कुछ कह दीजिए तो कहता है कि ये कैसे। नहीं, ये तो अपनत्व दिखाता है ना, ये तो अपनत्व दिखाता है। तो ये हमारी पार्टी जो है एक परिवार है, ये कोई कंपनी नहीं चल रही है, ये एक परिवार है और इस पार्टी के परिवार के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। लास्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं। पूजा शुक्ला कितनी धार्मिक है? मैं धार्मिक हूँ, ये मेरा पर्सनल इशू है। मैं क्या चीज मानती हूँ क्या नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि ईश्वर है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से बड़ा है। पूजा पाठ करती हैं? हाँ करती हूँ। घर वालों को कितना समय दे पाती हैं? थोड़ा सा। फ्रेंड सर्किल है अब भी या नेता बनने के बाद लोग छूट गए पीछे? अभी भी है। पुराने वाले दोस्त हैं? सारे स्कूल के पुराने दोस्त हैं। बैठ की हो पाती है कभी? अब तो सब लड़कियां हैं, शादी हो गई ना, तो कैसे हो पाएगी? जब ससुराल से आती तब हो जाती है। मैं यही रहेगी, बाकी सब तो अलग अलग जगह चले गए। तो ये भी एक सवाल यहीं से बन जाता है कि फिर पूजा शुक्ला शादी कब कर रही है? कर लेंगे, समय आने पे वो भी कर लेंगे। लेकिन लगता नहीं एक लड़की जिसके पीछे इतनी FIR, 26 दिन का जेल, ससुराल वालों को भी बड़ा मजबूत दिल का होना पड़ेगा। बहुत मजबूत दिल का होना पड़ेगा, सही बात है। लेकिन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन समय आने पे करेंगे। अभी वो समय नहीं लगता मुझे, अभी मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है कि मुझे शादी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी सामाजिक जिम्मेदारियां ही बहुत बड़ी है। लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे? ये तो समय पे पता चलेगा ना, ये कैसे बता सकती हूँ? कुछ तो इंडिकेशन मिलता है? नहीं, इंडिकेशन नहीं मिलता है इस बारे में, तो अभी तो कोई ऐसा सोचा ही नहीं ना। इंडिकेशन कैसे मिलेगा? मुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा अगर किसी को प्यार होना होगा तो हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा उसे कभी नहीं हो पाएगा। अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। अगर माँ बाप तय कर लाएंगे कि भाई देखो ये लोग तैयार हैं तुम्हारे सारे संघर्षों को एक्सेप्ट करने के लिए, ये लड़का है। अरे मैंने संघर्ष किया है, मैं कोई ऐसा थोड़ी ना मेरे ऊपर कोई आ गया है कि कोई मेरा संघर्ष एक्सेप्ट कर लो प्लीज, और मुझे ऐसा थोड़ा ना कुछ है।
मैंने एक अच्छा काम किया, अच्छा कॉज के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, तो मुझे कोई और मुझसे कोई नहीं भी करेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी विधानसभा, अपनी जनता और अपने साथ बहुत खुश हूँ, और मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ। लास्ट में कुछ बड़े नेताओं का मैं नाम लूंगा, आपको रैंडमली उनके बारे में एक जवाब देना है, ठीक है? नरेंद्र मोदी, झूठे, अमित शाह, गुंडे, योगी आदित्यनाथ, फ्रॉड, मुलायम सिंह यादव, संघर्ष की मिसाल, अखिलेश यादव, जननायक, ओम प्रकाश राजभर, कहना नहीं चाहती कुछ, अवसरवादी, डिम्पल यादव, सादगी की मिसाल, संजय निषाद, झूठे, ओम प्रकाश असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, लीडर, मायावती, संघर्षशील महिला, राहुल गांधी। युवाओं की आवाज। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ दिल खोलकर आपने बातचीत की। चलते चलते द अनकट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए दर्शकों से एक निवेदन करें, फिर हम लोग कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो मैं तो आप सबसे कहूंगी कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लगातार जो आम जनमानस की आवाज है उसको मजबूती से हमारे शबाब भाई भी उठा रहे हैं, और लगातार एक आम साधारण परिवार से आने वाले लोगों को अपने पॉडकास्ट में मौका दे रहे हैं अपनी बात, अपनी विचारधारा रखने का, और साथ ही साथ जनता के हित के मुद्दे। आज जिस दौर में हम देख रहे हैं कि एक तरफ पत्रकारिता बिक रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इनके साथ जुड़ें। देखा, एक नेता से सब्सक्रिप्शन के लिए भी बोलिए तो एक लंबा चौड़ा नोट बताता है भाषण भी। बहुत शुक्रिया पूजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और मुमकिन उम्मीद करते हैं कि 27 में भी आप जोरदार आमद के साथ चुनाव लड़ें, जनता के मुद्दों को जनता के बीच में सुलझाएं, और हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमको अपना समय दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।